हेलो बच्चों, आई होप आप सब सेफ होंगे, घर में आराम से बैठे होंगे, है ना। और वीडियो को प्रॉपरली देख रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, बिकॉज योर एसएससी जेईई एग्जाम की जो डेट है आपके वो बहुत पास आ गई है और आपके पास हार्डली 2-2.5 महीने बचे हैं। तो जम के तैयारी करिए और क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करते रहिए। मैं राहुल मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूँ होमवर्क के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है हमने अभी बेसिक स्टार्ट किया है थर्मोडायनेमिक्स का। अभी हमने छोटे छोटे पार्ट्स कुछ कवर किए हैं, ठीक है। तो आज हम उसी सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे अपने थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत मेन टॉपिक, बहुत मेन चैप्टर, जिसका नाम है स्टेट ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम की स्टेट क्या होती है। तो एक बार पहले हम देखते हैं स्टेट के बारे में, छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम थोरोली बिल्कुल डीप में जाके उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? चलिए, तो सबसे हम इंपॉर्टेंट चीज है ये स्टेट ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम की स्टेट क्या होती है? स्टेट ऑफ द सिस्टम या स्टेट ऑफ अ सिस्टम। क्लियर? स्टेट ऑफ अ सिस्टम या स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब देखिए, पहले हम थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल लाइफ की डेफिनेशन देखेंगे। हर चीज में हम ये करेंगे, पहले हम थ्योरी देखेंगे, फिर हम उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। क्लियर? आइए देखिए, स्टेट का मतलब आप सबको पता है। स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था। क्या होता है स्टेट का मतलब? अवस्था। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। अवस्था मतलब कंडीशन। अवस्था मतलब कंडीशन। सिंपल सी चीज है। स्टेट का मतलब अवस्था, अवस्था का मतलब कंडीशन। किसी सिस्टम की अवस्था मतलब किसी सिस्टम की कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर दो इंसान हैं, दो लोग हैं, एक गरीब है और एक अमीर है, ठीक है। एक आदमी बहुत पुअर है, गरीब है, और एक रिच है, अमीर है। अगर कोई ये जज करना चाहे कि कौन अमीर है और कौन गरीब है, तो क्या देखना पड़ेगा? हम ये देखेंगे कि गरीब की प्रॉपर्टी कितनी है, अमीर की प्रॉपर्टी कितनी है। तो प्रॉपर्टीज डिसाइड करेंगी कि किसकी कंडीशन कितनी अच्छी है। क्लियर? सबसे पहले देखिए कंडीशन, सिस्टम की कंडीशन देखिए। वो दोनों इंसान सिस्टम है। एक की कंडीशन क्या है, एक की स्टेट क्या है, एक की अवस्था क्या है, गरीब। दूसरे की स्टेट क्या है, कंडीशन क्या है, अमीर। अब इस कंडीशन को जस्टिफाई कौन कर रहा है, इस कंडीशन को बता कौन रहा है कि कौन गरीब है कौन अमीर? प्रॉपर्टीज। जिसके अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं वो अमीर है, जिसका अकाउंट खाली है, जिसके पास खाने को पैसा नहीं है, वो गरीब है। तो किसी भी चीज की स्टेट को, किसी भी चीज की कंडीशन को कौन डिफाइन करता है? प्रॉपर्टीज। कौन डिफाइन करता है? प्रॉपर्टीज। क्लियर है? तो हमको दो चीजें ध्यान देनी है। सबसे पहला, स्टेट ऑफ अ सिस्टम का मतलब कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। स्टेट ऑफ अ सिस्टम का मतलब कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। तो मैं पहला पॉइंट लिखता हूं कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट ऑफ अ सिस्टम, ध्यान से समझिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। स्टेट ऑफ अ सिस्टम मीन्स व्हाट? कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। स्टेट ऑफ अ सिस्टम मीन्स कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, मैंने क्या बताया? किसी सिस्टम की कंडीशन को कौन डिफाइन करता है? प्रॉपर्टी। कौन डिफाइन करता है? प्रॉपर्टी। हमारी आपकी कंडीशन को कौन डिफाइन करता है? प्रॉपर्टी। मुकेश अंबानी की कंडीशन को कौन डिफाइन करता है? प्रॉपर्टी। जिसके पास जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी, उसकी कंडीशन, उसकी स्टेट उतनी अच्छी। जिसके पास जितनी कम प्रॉपर्टी, उसकी स्टेट उतनी खराब, मतलब वो गरीब, उसकी कंडीशन उतनी खराब। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछते हैं कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ इट्स। अब क्या लगाओगे? प्रॉपर्टीज। क्या लगाओगे? प्रॉपर्टीज। क्लियर है? चलिए दूसरा पॉइंट लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये दोनों पॉइंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, द स्टेट ऑफ अ सिस्टम मीन्स कंडीशन ऑफ अ सिस्टम एंड कंडीशन ऑफ अ सिस्टम
and condition of a system is defined, condition of a system is defined with the help of its properties, with the help of its properties। दुनिया में यह बात ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज की कंडीशन, किसी भी चीज की स्टेट, किसी भी चीज की अवस्था हमेशा उसकी प्रॉपर्टी से ही डिफाइन की जाती है। आजकल की जिंदगी में भी यही है, साइंस में भी यही है। जिंदगी में भी आपकी स्टेट को आपकी प्रॉपर्टी डिफाइन करती है। लोग कहते हैं ना, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आपके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, आपका बहुत सारा समाज बन जाता है। आपकी कंडीशन जस्टिफाई हो गई आपकी प्रॉपर्टी से। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपके जो दोस्त है ना वो भी छोड़ के चले जाएंगे। आपकी कंडीशन डिफाइन हुई आपकी प्रॉपर्टी से। क्लियर है? चलिए फिर हमको अब आगे क्या करना है। अब हमको ये टेक्निकली समझना है, हमको ये प्रैक्टिकली समझना है कि इन दोनों चीजों का मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज, 2 पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि किसी भी सिस्टम की स्टेट को उसकी कंडीशन कहते हैं और किसी भी सिस्टम की कंडीशन या स्टेट डिफाइन करती है उसकी प्रॉपर्टीज। अब एक बार एसएससी जेईई में क्वेश्चन लगा दिया था। क्वेश्चन में पूछा था कि किसी भी सिस्टम की स्टेट को या कंडीशन को डिफाइन करने के लिए मिनिमम कितनी प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होंगी। मिनिमम प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम आर 1, 2, 3, 4, है ना, या नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से समझिए। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए। चलिए अब इसको हम देखते हैं टेक्निकल पॉइंट पे। अभी तो हमने देखा बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट पे, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके। अब हम इसको देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करके, क्योंकि हमको प्रैक्टिकल तो पढ़ना है, हमको मतलब बेसिक जिंदगी तो पढ़नी नहीं है, हमको तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है ना। चलिए तब हम देखेंगे इसको रियल लाइफ से रिलेट करके, समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, दैट इज कॉल्ड पीवी डायग्राम। आप सबको पता होगा, आप सबने बहुत बार ये सुना होगा पीवी डायग्राम। बहुत लोगों के लिए सुना है और बहुत लोगों के लिए सुना है। ठीक है, तो जिनके लिए सुना है वो ज्यादा ध्यान दें। पीवी डायग्राम आपने बहुत बार सुना होगा, थर्मोडायनेमिक्स की जान है, आप कई बार इसको देख चुके होंगे। अब मेरा पहला क्वेश्चन ये है, मैं आपसे एक, आपने ये डायग्राम बहुत बार देखा होगा, आईसी इंजन में, थर्मोडायनेमिक्स में, पावर प्लांट में, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में, बहुत जगह आपने डायग्राम देखे होंगे। लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्यों हमेशा प्रेशर को वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। प्रेशर को हमेशा वाई एक्सिस पे क्यों दिखाते हैं और वॉल्यूम को हमेशा एक्स एक्सिस पे ही क्यों दिखाते हैं? क्यों नहीं बना लिया तुमने डायग्राम? पीवी की जगह ऐसे बना लेता, ऐसा कर लेता, क्या वीपी डायग्राम बना लेता? वीपी डायग्राम बना लेता, पीवी ही क्यों बनाया? क्यों पी को यहां दिखाया, वी को यहां दिखाया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विच इज यूज्ड टू आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन योर इंटरव्यूज इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर दैट। क्लियर? चलिए तो हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि प्रेशर को हमेशा वाई एक्सिस पे दिखाते हैं, वॉल्यूम को हमेशा एक्स एक्सिस पे ही दिखाते हैं। व्हाई नॉट रिवर्स इज पॉसिबल? व्हाई कांट वी ड्रॉ वीपी डायग्राम इंस्टेड ऑफ पीवी डायग्राम? हम वीपी डायग्राम क्यों नहीं ड्रॉ करते, पीवी ही क्यों ड्रॉ करते हैं? जरा ध्यान से सुनिए ऐसा क्यों होता है। इसके 2 रीजन है। पहला, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि दिस इज an international designation. This is an international designation. यह एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है और अंतरराष्ट्रीय पद्धति है तो हमको फॉलो भी करना पड़ेगा। क्लियर? अगर ये एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है तो हमको फॉलो भी करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है कि हम मास को किससे डेजिग्नेट करते हैं? स्मॉल एम से। मास को हम किससे डेजिग्नेट करते हैं? स्मॉल एम से। तो आप बोलोगे नहीं मैं मास को एस से दिखाऊंगा, तो दिखा लो अपनी कॉपी में दिखा लो। बाहर लिखोगे कहीं, एग्जामिनर कॉपी फाड़ के फेंक देगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम
कुछ भी है, मान लीजिए आपका नाम XYZ कुछ भी है, आपका नाम मान लीजिए संपत लाल है, संपत लाल। अब मैं आपको किसी टॉम क्रूज नाम से बुलाऊं तो आप अपने आप को खुद को नहीं पहचान पाओगे, तो नाम आप नहीं बदल सकते। अगर मास को हम M से दिखाते हैं तो M से दिखाएंगे, मास को S से आप दिखाओ बट अपनी कॉपी में, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, पहला कारण यह है कि ये इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है कि हम इस प्रेशर को यहीं दिखाएंगे और वॉल्यूम को यहीं दिखाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो टेक्निकल रीजन है, मैथमेटिकल रीजन है। समझिए क्या है दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि जितनी भी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो हम हमेशा y एक्सिस पे दिखाते हैं, और जितनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है उसको हम हमेशा x एक्सिस पे दिखाते हैं। फिर से सुनिए, जितनी इंडिपेंडेंट या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है उसको हम y एक्सिस पे दिखाते हैं, और जितनी डिपेंडेंट या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसको हम हमेशा x एक्सिस पे ही दिखाते हैं। हजारों एग्जांपल है, पीवी डायग्राम देख लो, टीएस डायग्राम देख लो, टीएस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी इंटेंसिव, एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और देख लो कोई डायग्राम, टीएच डायग्राम देख लो, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट इंटेंसिव y एक्सिस, एंथैल्पी डिपेंडेंट एक्सटेंसिव x एक्सिस पे। ठीक है, तो जो भी इंटेंसिव है उसको y पे और जो एक्सटेंसिव है उसको x पे दिखाते हैं। दो कारण है, पहला अंतरराष्ट्रीय पद्धति इंटरनेशनल डेजिग्नेशन का होना, और दूसरा इंटेंसिव का y पे और एक्सटेंसिव को x पे ही दिखाना। ये दो कारण है, इससे बिल्कुल अवेयर रहिएगा, दिमाग में फिट कर लो। चलिए, हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन ये था, हम क्या पढ़ रहे थे, हम स्टेट की बातें कर रहे थे, प्रॉपर्टीज की बातें कर रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं एक चीज ध्यान से, ये पीवी डायग्राम है। ठीक है, अब इस पीवी डायग्राम पे हमको किसी सिस्टम की स्टेट को दिखाना है। हमने स्टेट के बारे में भी क्या पढ़ा है कि स्टेट का मतलब कंडीशन ऑफ अ सिस्टम, और कंडीशन ऑफ अ सिस्टम कौन डिफाइन करता है, प्रॉपर्टी। अमीरी गरीबी कौन डिफाइन करता है, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी। ठीक है भैया, तो स्टेट को कौन डिफाइन कर रहा है लल्ला, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। किसी भी चीज की स्टेट को प्रॉपर्टी ही डिफाइन करेंगे, दिमाग बिल्कुल फिट कर लेना, क्वेश्चन एग्जाम में लगे होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी ने पूछा कि सर आपने ये तो मुझे प्रैक्टिकल बता दिया, बेसिक बता दिया, आप थर्मोडायनेमिक्स में बताओ कि स्टेट को प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करेंगे। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ, आ जाइए। हमारे पास मान लीजिए एक कंटेनर है और इस कंटेनर में पानी भरा है, इस कंटेनर में पानी भरा है, पानी भरा है, कोई गैस भरी है, लिक्विड भरा है, जो भी मान लीजिए भरा हुआ है। इसका कुछ प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है। अब आपसे कोई कहता है कि भैया इसकी जो स्टेट है ना, इस पानी की जो स्टेट है उसको मुझे प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे दिखा दो, मुझे प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे दिखा दो। क्या करोगे, आइए दिखाते हैं। अब आपने बोला कि मान लीजिए ये पानी जो है ये 50 किलो पास्कल के प्रेशर पे है। मान लीजिए ये जो पानी है कंटेनर में, ये 50 किलो पास्कल के प्रेशर पे भरा हुआ है। तो आपने कहा कि ओ पानी मैंने दिखा दिया, पानी का प्रेशर कितना, 50 किलो पास्कल। आपने पानी का प्रेशर दिखा दिया 50 किलो पास्कल। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आपने पानी की एग्जैक्ट स्टेट को शो कर लिया, दिखा लिया जो आपको दिखाना था। सिर्फ प्रेशर दिखाने से क्या पता चल जाएगा कि कितने लीटर पानी है, कितना वॉल्यूम है इसमें, नहीं दिखा पाओगे। तो क्या करेंगे, एक बात बताइए, अगर आपने 50 किलो पास्कल का प्रेशर बोल दिया कि 50 किलो पास्कल का प्रेशर है पानी का, तो भैया 50 किलो पास्कल का जो प्रेशर है वो तो यहां भी है, 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 यहां भी है। क्यों, क्योंकि दिस इज अ कांस्टेंट प्रेशर लाइन एंड एवरीवेयर ऑन दिस प्रेशर लाइन द प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, द प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। हर जगह प्रेशर 50 ही आएगा इस पूरे कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे। तो फिर स्टेट तुमने कहां डिफाइन कर, स्टेट तुम डिफाइन ही कहां कर पाए। स्टेट तुम यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, ये तो तुम एग्जैक्ट लोकेशन बता ही नहीं पा रहे हो। जब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पा रहे हो तो कंडीशन कैसे बताओगे। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमने इसका हाथ तो बांध दिया 50 किलो पास्कल पे, हमने ये दिखा दिया कि इसका प्रेशर कितना है, 50 किलो पास्कल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पैर भी बांधना पड़ेगा, हम इसको ये भी दिखाना पड़ेगा कि इसका वॉल्यूम कितना है, 0.5 मीटर क्यूब। अब अगर आपने ये बोल दिया कि गैस 50 किलो पास्कल के प्रेशर पे है और 0.5 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है, मतलब आपने दोनों कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिए। इसका मतलब गैस की जो लोकेशन है, एग्जैक्ट स्टेट है, वो यहीं पे है।
इससे आगे नहीं जा सकता, ना यहां हो सकती है ना यहां हो सकती है, गैस एग्जैक्टली यही होगी, क्योंकि यही एक ऐसा कोऑर्डिनेट है जहां पे 50 किलो पास्कल का प्रेशर है और 0.5 मीटर क्यूब का वॉल्यूम। अगर आप आगे बढ़ोगे तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। क्लियर? अगर आप आगे बढ़ोगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अब इसका कुल मिला के इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए, किसी भी सिस्टम की एग्जैक्ट कंडीशन को डिफाइन करने के लिए आपको मिनिमम 2 प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। किसी भी सिस्टम की एग्जैक्ट कंडीशन को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 2 प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होती हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन द एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। सो यू हैव टू टिक व्हाट आंसर? 2. There are 2 properties which are required to define the exact condition of system. Clear? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोचिंग में फोन किया, आपने कोचिंग में फोन करके ये पूछा कि सर होमवर्क कोचिंग की लोकेशन कहां है, और कोचिंग से आपको रिप्लाई आ गया कि भैया हाईवे पे है, जीटीबी नगर के हाईवे पे है। तो क्या पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच पाओगे एग्जैक्टली। तो फिर हमको और क्या बताना पड़ेगा? हमको अगर हम ये बता, अब हाईवे तो बहुत बड़ा है, हाईवे पे कहां खोजोगे होमवर्क कोचिंग? हाईवे पे आप कहां खोजेंगे? तो आपको एक और चीज बतानी पड़ेगी कि हाईवे पे आइए, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 पे आइए, गेट नंबर 2 पे आइए, वहीं हमारी कोचिंग का लोकेशन है। तो जब मैं आपको मिनिमम 2 चीजें बता दूंगा कि हाईवे पे है और इस माइलस्टोन के पास है, तो आप आराम से कोचिंग में पहुंच जाओगे। मतलब इसकी स्टेट को डिफाइन करने के लिए, किसी चीज की लोकेशन को या कंडीशन को डिफाइन करने के लिए आपको मिनिमम 2 प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होंगी। क्लियर? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब आइए देखते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। अब आइए हम देखते हैं स्टेट के बारे में कुछ और खासियत, उसकी कुछ और विशेषताएं। चलिए, यह बात ध्यान रखिएगा अभी तक कि स्टेट का मतलब कंडीशन, और कंडीशन कौन डिफाइन करता है? प्रॉपर्टी। कंडीशन कौन डिफाइन करता है? प्रॉपर्टी। इतना क्लियर है? चलिए, मान लीजिए मैंने किसी सिस्टम की स्टेट को लिख दिया, किसी गैस की स्टेट को लिख दिया। मान लीजिए यह है स्टेट नंबर 1। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल मैं क्या बताना चाह रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिए। मान लीजिए यह है स्टेट नंबर 1, किसी गैस की स्टेट है या किसी लिक्विड की स्टेट है। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया? तो मैं पूछूंगा फिर क्या लिखूं? आप बोलोगे सर दोनों प्रॉपर्टी तो लिखो। किसी स्टेट को कौन डिफाइन करेगा? प्रॉपर्टीज, है ना? और कितनी? मिनिमम 2 प्रॉपर्टीज। तो ठीक है, मैंने लगा दिया प्रेशर, यहां दिखा दिया वॉल्यूम। अब तो फिक्स हो गई ना स्टेट। एक स्टेट को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 2 प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड है। मान लीजिए यहां पे जो प्रेशर है वो 10 किलो पास्कल का है। ध्यान से समझिए, मान लीजिए यहां पे जो प्रेशर है वो 10 किलो पास्कल का है, और जो वॉल्यूम है वो कितना है? 0.5 मीटर क्यूब। क्लियर? चलिए, अब मान लीजिए ये सिस्टम यहां पे काफी देर से खड़ा है, इसकी स्टेट ये है, स्टेट नंबर 1, जिसका प्रेशर 10 किलो पास्कल और वॉल्यूम 0.5 मीटर क्यूब है। मान लीजिए ये सिस्टम खड़े खड़े बोर हो गया, बोला कि नहीं यार मुझे आगे चलना है। तो सिस्टम ने अपनी स्टेट को चेंज किया, सिस्टम ने अपनी स्टेट को चेंज किया। मान लीजिए सिस्टम यहां पहुंच गया, स्टेट नंबर 2 पे। सिस्टम ने अपनी स्टेट को चेंज करी और स्टेट नंबर 2 पे पहुंच गया। कंप्रेशन हुआ होगा, एक्सपेंशन हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, स्टेट चेंज हुई और सिस्टम हमारा यहां पहुंच गया। तो आप बोलोगे सर जब सिस्टम हमारा यहां पहुंच गया तो इसकी भी कंडीशन को डिफाइन करने के लिए 2 प्रॉपर्टी चाहिए। हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है, तो अपने दोनों प्रॉपर्टी को यहां भी लिख दिया। देखिए प्रेशर क्या है? घटा है। तो मान लीजिए ये प्रेशर कितना है? 7 किलो पास्कल। वॉल्यूम बढ़ा है कितना? मान लीजिए 1 मीटर क्यूब। तो ये है स्टेट नंबर 2 और ये है स्टेट नंबर 1। स्टेट नंबर 1 को भी 2 प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगी, ये और ये। स्टेट नंबर 2 को भी 2 प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगी, ये और ये। क्लियर है? तो अभी तक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 2 प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होती है। इतना क्लियर है? चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ और इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मान लीजिए आप बोलोगे कि सर ये सिस्टम जब हमारा स्टेट 1 से स्टेट 2 से आया है तो कूद के तो आया नहीं होगा, कोई ना कोई रास्ता इख्तियार किया होगा, कोई ना कोई पाथ फॉलो किया होगा। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। तो मान लीजिए ये सिस्टम 1 से 2 तक पाथ ए से आया। किससे आया? पाथ ए से। दिल्ली से नोएडा आने के बहुत सारे रास्ते हैं, मैं कहीं से भी आ सकता हूं। मैं गुड़गांव से घूम के आ जाऊं, मैं गाजियाबाद से घूम के आ जाऊं, मैं कहीं से भी आ सकता हूं, है ना? तो मान लीजिए सिस्टम 1 से 2 तक
पाथ ए से गया। आप बोलोगे नहीं सर, मैं पाथ ए से नहीं आऊंगा, मैं गुड़गांव होके नहीं जाऊंगा, मैं सीधा गाजियाबाद से आऊंगा। हमने कहा ठीक है, आप किस पाथ से आए? पाथ बी से। एक बच्चा और कहता है नहीं सर, मैं ऐसे नहीं आऊंगा, मैं किसी और शॉर्टकट रास्ते से आऊंगा, डीएनडी फॉलो करके आऊंगा। तुमने कहा ठीक है, तुम भी आ जाओ। तुमने कहा कि ठीक है सर, मैं स्टेट 1 से स्टेट 2 तक किसी तीसरे रास्ते से आऊंगा। मान लीजिए वो रास्ता सी है, ये मान लीजिए गाजियाबाद है, ये मान लीजिए दिल्ली है। यहां से आने के बहुत सारे रास्ते हैं, आप किसी भी रास्ते से आ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो मैं अगर ये देखूं कि फॉर पाथ ए, ध्यान से समझिएगा इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को। फॉर पाथ ए, जब मैं पाथ ए से होके आया, तो प्रेशर में कितना चेंज हुआ? ध्यान से समझिए, जब मैं पाथ ए से होके आया इस रेड वाले पाथ से, तो प्रेशर में कितना चेंज हुआ? प्रेशर पहले यहां कितना था? 10, यहां कितना है? 7। कितना चेंज हुआ? डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर फॉर पाथ ए, चेंज इन प्रेशर फॉर पाथ ए कितना? इनिशियल प्रेशर कितना था? 10 माइनस फाइनल प्रेशर कितना हुआ? 7। तो कितना चेंज हो गया? 3 किलो पास्कल का। क्लियर? अब मैं ये देखता हूं कि चेंज इन प्रेशर फॉर पाथ बी, चेंज इन प्रेशर फॉर पाथ बी। अब पाथ बी के लिए प्रेशर में कितना चेंज हुआ? ध्यान से समझिए। पाथ बी, अगर मैं पूछूं कि पाथ बी से लौट के आए हो और प्रेशर में कितना चेंज हुआ है, क्या बोलोगे कि सर बी के लिए इनिशियल पॉइंट क्या था? 10, फाइनल पॉइंट क्या है? 7। तो यहां भी कितना चेंज हुआ? 10 माइनस 7 बराबर 3 किलो पास्कल। मैं आपसे पूछूं, नहीं सी के लिए बताओ, सी के लिए कितना चेंज हुआ? अब बोलोगे सी का भी सर शुरू वाला पॉइंट 10 था, लास्ट वाला पॉइंट कितना है? 7। तो कैसे लिखोगे? चेंज इन प्रेशर फॉर पाथ सी इज इक्वल टू 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 किलो पास्कल। ठीक है, ये तो रही प्रेशर की बात। अब देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं सेम सिमिलर तरीके से। अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम का चेंज कितना हुआ पाथ ए से, जब आप पाथ ए से फॉलो करके गए यहां से यहां तक, तो वॉल्यूम का चेंज कितना हुआ? क्या बोलोगे कि सर जब मैं पाथ ए से जा रहा था तो पहले वॉल्यूम कितना था? 0.5, बाद में कितना हुआ? 1। बाद में कितना हुआ? 1। तो कैसे लिखोगे? 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5। 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5। मैं पूछूं कि वॉल्यूम का चेंज कितना हुआ पाथ बी के लिए, बोलोगे सर जब मैं पाथ बी से जा रहा था तो पहले वॉल्यूम 10 था, अब वॉल्यूम कितना है? सॉरी, पहले वॉल्यूम कितना था? 0.5, अब वॉल्यूम कितना है? 1। तो कितना चेंज हुआ है? 1 माइनस 0.5। 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5 मीटर्स क्यूब। मैं बोलूं सी के लिए कितना हुआ है? आप बोलोगे सर सी से जब मैं जा रहा था तो पहले वॉल्यूम 0.5 था, बाद में वॉल्यूम कितना हुआ? 1। मैं बोलूंगा कितना चेंज हुआ? बोलोगे सर वी सी, वॉल्यूम का चेंज पाथ सी के लिए 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5। समझ आया? हर पाथ के लिए आपने प्रॉपर्टी में चेंज निकाल लिया, हर पाथ के लिए आपने प्रॉपर्टी में चेंज निकाल लिया। अब ध्यान से समझिए, जब आपने ए के लिए प्रेशर में चेंज निकाला, पाथ ए के लिए प्रेशर में चेंज निकाला, कितना आया? 3। पाथ बी के लिए प्रेशर में चेंज निकाला, कितना आया? 3। पाथ सी के लिए प्रेशर में चेंज निकाला, कितना आया? 3। अब आपका दिमाग हिल गया, अब आप कंफ्यूज, बोले सर मैं पाथ ए से जाऊं चाहे बी से जाऊं चाहे सी से जाऊं, मेरी प्रॉपर्टी का चेंज तो हर जगह सेम आ रहा है, अब मैं क्या करूं? ये क्या हो रहा है? मैंने कहा बेटा आना भी चाहिए, मैंने कहा बेटा आना भी चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? आपको लग रहा है कि भैया मैं तो अलग अलग पाथ से आ रहा हूं, प्रेशर ससुरा चेंज ही नहीं हो रहा, वॉल्यूम अलग अलग पाथ से आ रहा हूं, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, तो चेंज होगा भी तो नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेशर एक प्रॉपर्टी है, प्रेशर एक प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम क्या है? एक प्रॉपर्टी है। प्रेशर क्या है? एक प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम क्या है? एक प्रॉपर्टी है। पाथ पे डिपेंड करती ही नहीं। प्रेशर क्या है? प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या है? प्रॉपर्टी। पाथ पे डिपेंड करती नहीं। कौनों पाथ से जाओ, ए से जाओ, बी से जाओ, सी से जाओ, चाहे प्रेशर निकाल लो, ए से जाओ, बी से जाओ, सी से जाओ, चाहे वॉल्यूम का चेंज निकाल लो, एग्जैक्टली सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा। इसका मतलब क्या है? जब मैं ए से निकाल रहा हूं
प्रेशर का चेंज पाथ ए 3, प्रेशर का चेंज पाथ बी 3, प्रेशर का चेंज पाथ सी 3, वॉल्यूम का चेंज पाथ ए 0.5, वॉल्यूम का चेंज पाथ बी 0.5, वॉल्यूम का चेंज पाथ सी 0.5। पाथ अलग अलग हैं, ए बी सी तीनों अलग अलग पाथ हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का चेंज हर पाथ में सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या समझ आया कि प्रॉपर्टी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, मतलब प्रॉपर्टी इज नॉट अ पाथ फंक्शन। प्रॉपर्टी एक पाथ का फंक्शन नहीं है। तो किस पे डिपेंड कर रही है भैया? सिर्फ एंड पॉइंट पे। देखिए एंड पॉइंट क्या है 10 और क्या है 7, यहां पे 10, यहां पे क्या है 7, एंड पॉइंट यहां पे क्या है 1, यहां पे क्या है 0.5। अगर ये एंड पॉइंट चेंज हो जाएगा ना तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। अगर यही 10 यहां पे 7, अगर ये 7 की जगह 5 हो जाए तो ये 10 - 5 आ जाएगा। जब तक एंड पॉइंट सेम है, स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से समझिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, जब तक एंड पॉइंट सेम है दुनिया की कोई ताकत प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकती, तुम चाहे किसी भी पाथ से आ जाओ। हाँ, प्रॉपर्टी चेंज होगी अगर एंड पॉइंट चेंज होगा। प्रॉपर्टी चेंज होगी अगर एंड पॉइंट चेंज होगा। तो अभी तक के डिस्कशन से जो पॉइंट उभर के निकल के आए हैं वो ये है, ध्यान से समझिएगा। 2 पॉइंट मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। थर्मोडायनेमिक्स के हर एग्जाम में, हर क्वेश्चन पेपर में, जितने भी पेपर में थर्मोडायनेमिक्स आएगा, प्रॉपर्टी से आपको ये क्वेश्चन पक्का लगा के देते हैं। पहला पॉइंट ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट, पाथ अलग अलग हैं, ए बी सी तीनों अलग अलग पाथ हैं, लेकिन हर पाथ में प्रॉपर्टी का चेंज सेम है। हर पाथ में प्रॉपर्टी का चेंज सेम है। इसका मतलब प्रॉपर्टी पाथ पे डिपेंड करती ही नहीं, तो किस पे डिपेंड करती है? एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट पे देखिए 10 - 7, 10 - 7, 10 क्या है? एंड पॉइंट। 7 क्या है? एंड पॉइंट। 1 - 0.5, 1 क्या है? एंड पॉइंट। 0.5 क्या है? एंड पॉइंट। किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ एंड पॉइंट पे। तो प्रॉपर्टी पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब प्रॉपर्टी इज नॉट अ पाथ फंक्शन। इट इज नॉट अ पाथ फंक्शन। कंक्लूजन नंबर 1, प्रॉपर्टीज आर नॉट अ पाथ फंक्शन। कंक्लूजन नंबर 2, प्रॉपर्टीज ऑलवेज डिपेंड ऑन एंड पॉइंट्स ओनली। किस पे? एंड पॉइंट्स ओनली। पॉइंट नंबर 3, जब तक एंड पॉइंट सेम है, जब तक एंड पॉइंट 10 और 7 है, 10 और 7 है, तब तक प्रॉपर्टी का चेंज हमेशा 3 ही आएगा। 3 3 3। जब तक एंड पॉइंट सेम है प्रॉपर्टी का चेंज हमेशा सेम रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसे हिला नहीं सकती। अगर एंड पॉइंट सेम है तो प्रॉपर्टी का चेंज हमेशा सेम ही आएगा। तो कब बदलेगी? जब एंड पॉइंट बदलेगा। इसका मतलब प्रॉपर्टी पॉइंट पर डिपेंड कर रही है, एंड पॉइंट पर डिपेंड कर रही है प्रॉपर्टी। जब तक एंड पॉइंट सेम, प्रॉपर्टी का चेंज सेम, एंड पॉइंट चेंज, प्रॉपर्टी चेंज। इसका मतलब प्रॉपर्टी एंड पॉइंट पर डिपेंड कर रही है ना? इसका मतलब और क्या निकला कि प्रॉपर्टी एक पॉइंट का फंक्शन है। प्रॉपर्टी कैसा फंक्शन है? एक पॉइंट का फंक्शन है। अब प्रॉपर्टीज के बारे में हम 3 कंक्लूजन हमको लिखना है, ध्यान से समझिए। आप इसको प्रॉपर्ली नोट करिए, मैं आपको भी लिखाता हूं, पहले सुन लीजिए। पहला कि प्रॉपर्टी पाथ पर डिपेंड नहीं करती, चाहे किसी भी पाथ से जाओ प्रॉपर्टी का चेंज सेम ही है, तो प्रॉपर्टी पाथ का फंक्शन नहीं है। दूसरा, किस पर डिपेंड कर रही है? सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट पे। जब तक एंड पॉइंट सेम प्रॉपर्टी सेम, और प्रॉपर्टी पॉइंट्स पे डिपेंड कर रही है, एंड पॉइंट पे। इसका मतलब कि प्रॉपर्टी एक पॉइंट का फंक्शन होता है, या प्रॉपर्टी एक पॉइंट का फंक्शन होती है। 3 बातें क्लियर हो गई। और चौथा, जब भी हम प्रेशर का चेंज लिखते हैं, वॉल्यूम का चेंज लिखते हैं, डेंसिटी का चेंज लिखते हैं, मतलब ये प्रेशर क्या है? प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या है? प्रॉपर्टी। हमने प्रेशर का चेंज कैसे लिखा? डेल्टा पी। डेल्टा पी कैसे लिखा? 10 - 7। वॉल्यूम प्रॉपर्टी, वॉल्यूम का चेंज कैसे लिखा? 1 - 0.5। मतलब प्रॉपर्टी को हम 10 - 7, 1 - 0.5 के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। इसको एग्जैक्टली डिफरेंस के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। एग्जैक्टली डिफरेंस, एग्जैक्ट डिफरेंस के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। कैसे? 10 - 7 एग्जैक्टली डिफरेंस के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। इसका मतलब चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्या क्या सीखा? प्रॉपर्टीज आर नॉट पाथ फंक्शन। प्रॉपर्टीज डिपेंड ओनली ऑन एंड पॉइंट।
properties are point function, and most importantly properties are exact differential. These can be written in form of exact difference I 10 minus 7, 1 minus 0.5, प्रेशर का चेंज 50 माइनस 20, 10 माइनस 5, ऐसे आप लिख सकते हो। क्लियर? सो दिस इज ऑल कॉन्सेप्ट अबाउट स्टेट। लेट मी राइट दिस वन बाय वन, व्हाट कंक्लूजन वी हैव गॉट। ओके, चलिए हमने क्या क्या, इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए, जो चीज समझना है कमेंट करिए, और प्लीज आपके लिए होमवर्क कोचिंग इतना वर्क कर रही है, इतना एफर्ट कर रही है, इस लॉकडाउन के टाइम में आपको ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सारे फैकल्टी मेंबर्स जहां पे भी वो हैं, अपने घर पे हैं, जहां पे भी हैं, आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कॉमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। चलिए इसको नोट करिए। अब मैं आपको लिखाता हूं प्रॉपर्टीज के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान से समझिए। ये पॉइंट्स सारे दिमाग में बिल्कुल रख लीजिएगा, वैसे ही जैसे दिमाग में राधे माँ का नाम और अपनी गर्लफ्रेंड का नाम रटे हो, वैसे ही इसको भी दिमाग में बिल्कुल रट लेना, और समझना है तो मुझे कमेंट जरूर करना। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज। कितने पॉइंट मिले इंपॉर्टेंट भैया? पहला 4 पॉइंट लिखा रहा हूं, चारों पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझना, नोट बना के प्यार से लिखना। 4 पॉइंट, चारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग अलग साल में पूछे गए, आप चाहे तो उठा के चेक कर सकते हैं कोई सा पेपर। ठीक है, समझिए पहला पॉइंट ये आया कि प्रॉपर्टी पाथ पे डिपेंड कर रही थी क्या? नहीं। ए से निकाला, बी से निकाला, सी से निकाला, हर जगह प्रॉपर्टी का चेंज सेम आया। मतलब प्रॉपर्टी कहती है पाथ से भाग, यहां से तेरा मेरा कोई लेने देना नहीं है, मैं तुझ पे डिपेंड ही नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, आत्मनिर्भर। मोदी जी चला रहे ना अभियान आत्मनिर्भर, तो प्रॉपर्टी क्या है? आत्मनिर्भर, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। चलिए, तो प्रॉपर्टीज आर independent, properties are independent on ध्यान से समझिएगा, on path followed, जिस पाथ से वो होके जाती हैं उस पाथ पे प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती। अच्छा, इस लाइन का एक टेक्निकल लाइन और होती है, इस लाइन का एक टेक्निकल कन्वर्जन है, टेक्निकल भाषा में कैसे इस लाइन को देते हैं, लिखते हैं। इसी लाइन का मतलब है कि प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑन पास्ट हिस्ट्री। मतलब प्रॉपर्टीज अपने इतिहास पे डिपेंड नहीं करती, अपने पुराने इतिहास पे डिपेंड नहीं करती। पुराने पास्ट हिस्ट्री का मतलब क्या है? पाथ। पुराने इतिहास का मतलब कि प्रॉपर्टीज कहां से, किस पाथ से आई हैं, उस पर डिपेंड नहीं करती। तो प्रॉपर्टीज अपनी पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करती। टेक्निकल चीज में कंफ्यूजन हो रहा है, मैं आपको बेसिक लाइफ का एग्जांपल देता हूं। आप हैं, आपका दोस्त है, तुम मान लो 2 दोस्त हो, तुम हो और तुम्हारा दोस्त। तुमने अपनी जिंदगी में पढ़ाई करी, बीटेक किया, एग्जाम क्वालिफाई किया, एसएससी जेईई निकाल लिया, गेट निकाल लिया, सारे एग्जाम क्वालिफाई कर लिए। अब जब आप बीटेक में एडमिशन लिए थे, मान लीजिए आपके अकाउंट में उस समय सिर्फ 50,000 रुपए थे, ये आपकी प्रॉपर्टी थी। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको इस बात से रिलेट कर रहा हूं। जब आपने बीटेक में एडमिशन लिया था, आपके अकाउंट में 50,000 रुपए थे टोटल। अब आप इंजीनियर बन गए, यूपीपीसीएल में गए या किसी भी चीज में इंजीनियर बन गए, मान लीजिए आप करप्ट टाइप के इंजीनियर बन गए, भ्रष्ट टाइप के, आपने बहुत सारा पैसा उल्टा सीधा तरीके से कमा लिया। अब 10 साल बाद आपके अकाउंट में मान लीजिए 1 करोड़ रुपए आ गए या 2 करोड़ रुपए आ गए। ध्यान से समझिए, 10 साल बाद आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए आ गए। पहले कितने थे? 50,000। 10 साल बाद कितने हैं? 2 करोड़। ये आप हैं और आपका दोस्त है। आपका दोस्त है, वो भी आपके साथ पढ़ाई शुरू किया, उसके भी अकाउंट में 50,000 थे मान लीजिए शुरू में। अब उसने बहुत मेहनत करी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, फेसबुक में जाके इंजीनियर बन गया, फेसबुक में इंजीनियर बन गया, उसका करोड़ों का पैकेज हो गया। मान लीजिए 10 साल बाद उसके भी अकाउंट में 2 करोड़ और आपके भी अकाउंट में 2 करोड़, आपके भी अकाउंट में 2 करोड़ और उसके भी अकाउंट में 2 करोड़, है ना?
तो जब आपसे कोई बोलेगा कि आपकी प्रॉपर्टी में चेंज कितना हुआ, आप क्या बोलोगे? 2 करोड़ अब है, 50,000 तब था। 2 करोड़ माइनस 50,000। क्या ये बोलोगे क्या कि मैं चोरी से कमाया हूं या पढ़ के कमाया हूं? कोई फर्क पड़ता है क्या इससे? आपके पास जितना पैसा है अभी और जितना पैसा था तब, उसमें जो चेंज हुआ उसका इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप वो पैसा कैसे कमाए हो। बस इंसान आपके प्रॉपर्टी के चेंज को देख रहा है कि आपके पास कितना बैंक का बैलेंस है, किस पाथ से आए हो, कैसे कमाए हो, उससे कोई मतलब नहीं। आप बोलोगे नहीं सर, पाथ का मतलब होता है चोरी से कमाया धन नहीं टिकता। ये मैं आपको दिखाऊंगा जब आप वर्क पढ़ोगे। जब हम पाथ फंक्शन पढ़ाएंगे तो मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि गलत रास्ता इख्तियार करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा और सही रास्ता इख्तियार करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा। फिलहाल प्रॉपर्टी का चेंज कभी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पहली चीज। दूसरा, किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? एंड पॉइंट्स पे। इट डिपेंड्स ओनली ऑन एंड पॉइंट्स। सिर्फ एंड पॉइंट्स पे ही प्रॉपर्टी का चेंज डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड कर रही है? ओनली ऑन एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट कौन से थे? 10 और 7, 1 और 0.5। कब तक सेम रहेगा प्रॉपर्टी का चेंज? जब तक एंड पॉइंट सेम है। दिमाग को खोल के दिमाग के अंदर फिट कर लो। इसको कैसे लिखोगे? प्रॉपर्टीज डिपेंड ओनली ऑन एंड पॉइंट्स, मतलब एज लॉन्ग एज, जब तक, एज लॉन्ग एज एंड पॉइंट्स आर सेम, as long as end points are same, property change will remain क्या? सेम। मैंने कहा ना कि जब तक एंड पॉइंट सेम है दुनिया की कोई ताकत प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकती। प्रॉपर्टी का चेंज हमेशा सेम होगा। तो प्रॉपर्टी चेंज कब होगी? जब एंड पॉइंट चेंज होगा। इसका मतलब प्रॉपर्टी क्या है? पॉइंट का फंक्शन। इसका मतलब क्या है? इट इज प्रॉपर्टीज आर या इट इज पॉइंट फंक्शन। क्यों पॉइंट का फंक्शन है भैया? क्योंकि सिर्फ पॉइंट पे ही डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। पाथ से इसका कोनो लेना देना नहीं है। पाथ से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? चलिए, और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने कैसे लिखा प्रेशर को? 10 माइनस 7। वॉल्यूम को कैसे लिखा? 1 माइनस 0.5। एग्जैक्टली डिफरेंस के फॉर्म में लिख पा रहा हूं या नहीं? हाँ, लिख पा रहा हूं। सो प्रॉपर्टीज को मैं अगर एग्जैक्ट डिफरेंस के फॉर्म में लिख पा रहा हूं, इसका मतलब प्रॉपर्टीज क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल। प्रॉपर्टीज आर, सारे पॉइंट्स को बिल्कुल नोट में और दिमाग में दोनों जगह फिट कर लेना। प्रॉपर्टीज आर exact differential, exact differential, मतलब this can be written in form of exact difference। 10 minus 5, 5 minus 2, 1 minus 1, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट या थ्योरी नहीं है, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। सो इसको प्रॉपरली नोट करिए और समझिए। आई थिंक वी आर क्लियर अबाउट प्रॉपर्टीज एंड स्टेट ऑफ द सिस्टम। आर वी क्लियर? ओके। इफ यू हैव एनी डाउट स्टिल, you can put your comment in the comment section। चलिए, अब आते हैं प्रॉपर्टीज। तो खत्म हो गई प्रॉपर्टीज की, हमने 4 प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टी देख ली। 4 प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी पाथ का फंक्शन नहीं होती, पॉइंट का फंक्शन होती है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होती हैं और सिर्फ एंड पॉइंट पे ही डिपेंड करती है। अब आते हैं, एक चीज देखिए ध्यान से, ये आप हैं, ये मान लीजिए आप हैं आज के समय में ध्यान से समझिए। मान लीजिए आज आपकी प्रॉपर्टी 50,000 है, 50K, 50,000 आपकी प्रॉपर्टी है, 50,000। आप ये चाहते हो कि मैं आज यहां पे हूं, 50,000 मेरी प्रॉपर्टी है,
मैं जिंदगी में कुछ ऐसा करूं कि 2 साल बाद मेरी प्रॉपर्टी 5 करोड़ हो जाए, 5 CR, 5 करोड़ हो जाए। ये क्या ऐसे ही हो जाएगा? अपने आप बैठे बैठे माला जप रहे हो 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ हो जाएगा? नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चाहे जो करो, चाहे चोरी करो, चाहे डाका डालो, चाहे बैंक लूटो, चाहे पढ़ाई करो, चाहे जो करो, ये सब काम अच्छा नहीं है, करना नहीं कभी जिंदगी में। मैं बता रहा हूं एग्जांपल, आप कोई भी काम करो 50,000 से 5 करोड़ जाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। मतलब अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो यू हैव टू डू सम प्रोसेस, यू हैव टू डू सम प्रोसेस, कुछ ना कुछ प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। जब आप प्रोसेस करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी में चेंज हो जाएगा। आप बोलोगे सर जरूरी है क्या 50,000 से 5 करोड़ ही बनेगा? मैं कुछ करूंगा, हो सकता है कम भी हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है आप सही काम करो तो 50 से 5 बन जाए, गलत काम करो 50,000 जो था वो भी 0 हो जाए। लेकिन 0 अगर हुआ है तब भी तो चेंज हुआ है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो चेंज की बात कर रहा हूं, चाहे घटे चाहे बढ़े। अगर आपको अपनी जिंदगी में प्रॉपर्टी में चेंज करना है, यहां से यहां जाना है या यहां से यहां जाना है, तो जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। मतलब जब भी आप कोई प्रोसेस करोगे, जब भी आप कोई प्रोसेस करोगे, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, आपकी प्रॉपर्टी में चेंज पक्का होगा। अगर आप पढ़ोगे, प्रोसेस है, पढ़ाई भी क्या है? प्रोसेस। अगर आप दिन रात घर में बैठ के दिन रात पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी प्रॉपर्टी में चेंज पक्का होगा। आज आपकी प्रॉपर्टी कुछ है, कल आपकी प्रॉपर्टी कुछ होगी, गारंटी है। अगर आप घर में बैठ के दिन भर फोन पे बात कर रहे हो तब भी आपकी प्रॉपर्टी में चेंज होगा। कैसे? जो पैसा अकाउंट में वो भी खत्म हो जाएगा, है ना। पिज्जा बर्गर में, मॉल में जो पैसा अकाउंट में वो भी चला जाएगा, तो प्रॉपर्टी में चेंज तो तब भी होगा। जब भी आप कुछ प्रोसेस करोगे गारंटी है आपकी प्रॉपर्टी में चेंज होगा। इसका मतलब क्या है? प्रोसेस को कैसे डिफाइन करेंगे? चेंज इन प्रॉपर्टी इज नोन एज प्रोसेस, चेंज इन प्रॉपर्टी इज नोन एज प्रोसेस। जब भी प्रोसेस होगा हमेशा प्रॉपर्टी में चेंज होगा। ये हमने क्या डिफाइन कर लिया? प्रोसेस। क्या डिफाइन कर लिया? प्रोसेस। तो चलिए प्रोसेस की डेफिनेशन देखते हैं। बेसिक बेसिक चीज है, इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस बताइएगा जरूर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है या नहीं। प्रोसेस कैसे डिफाइन करेंगे? प्रोसेस, पहला पॉइंट, चेंज इन प्रॉपर्टी, चेंज इन प्रॉपर्टी, चेंज इन प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी किसको डिफाइन करती है? स्टेट को। तो प्रॉपर्टी लिख लो या स्टेट लिख लो, एक ही बात है। चेंज इन प्रॉपर्टी या चेंज इन स्टेट is known as process, is known as क्या? Process. Change in property is known as process. जब भी आप प्रोसेस करोगे आपकी प्रॉपर्टी में चेंज होगा। क्या देखा हमने? पहला पॉइंट कि चेंज इन प्रॉपर्टी इज नोन एज प्रोसेस। प्रॉपर्टी में चेंज होगा, क्या बोलेंगे? प्रोसेस। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझना। जब भी दुनिया में प्रोसेस होगा, कहीं भी जहां भी प्रोसेस होगा, एक बात पक्की है कि प्रॉपर्टी में चेंज होगा। क्लियर? जब भी प्रोसेस होगा प्रॉपर्टी में चेंज होगा। स्टेटमेंट क्या है? वेयर एवर देयर इज अ प्रोसेस देयर इज अ चेंज इन प्रॉपर्टी। जहां भी प्रोसेस होगा प्रॉपर्टी में चेंज होगा। आप अपने घर पे बैठे हैं, आप चुपचाप आज खाली बैठे हैं, आपकी प्रॉपर्टी कुछ और है, आपके पास ज्ञान कुछ और है। आप पढ़ाई करेंगे, जम के पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी में चेंज होगा, आपका सिलेक्शन होगा, कंफर्म है, कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आप प्रोसेस करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी में चेंज गारंटी है, होगा। आप आज यहां हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, आपके जेब में 100 रुपए हैं, आप दिल्ली से चले जाइए नोएडा, आप प्रोसेस करिए, कुछ ना कुछ पाथ को अपनाइए, कुछ पाथ फॉलो करिए, आपकी प्रॉपर्टी में चेंज होगा, आपके पैसे खत्म होंगे, किराए में जाएंगे, है ना। तो जब भी प्रोसेस होगा प्रॉपर्टी में क्या होगा? चेंज होगा। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, वेयर एवर, ध्यान रखिएगा सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वेयर एवर देयर इज अ प्रोसेस, वेयर एवर देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज क्या? ऑलवेज। मैंने कहा ना पढ़ाई करोगे तो प्रॉपर्टी में चेंज होगा। देयर इज ऑलवेज चेंज इन किसमें? प्रॉपर्टी। देयर इज ऑलवेज चेंज इन प्रॉपर्टी। जहां भी प्रोसेस होगा प्रॉपर्टी में चेंज होगा। ठीक है, हम अपना बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। कौन सा? वही पीवी डायग्राम वाला जो भी हमने ड्रॉ किया था, वही पीवी डायग्राम वाला एग्जांपल देख लेते हैं। देखते हैं
कि कैसे प्रोसेस में प्रॉपर्टी का चेंज होता है। चलिए, तो इसको समझने के लिए हमने फिर से वही डायग्राम ड्रॉ किया, पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। ठीक है, मान लीजिए हमको ये देखना है ना कि स्टेट का जब चेंज होता है उसे ही हम प्रोसेस कहते हैं। समझिए कैसे। मान लीजिए मैंने एक सिस्टम है, गैस है, उसकी स्टेट दिखा दी स्टेट 1। अब स्टेट को दिखाने के लिए कितनी प्रॉपर्टी चाहिए? 2 प्रॉपर्टी चाहिए। तो यहां पे दिखा दिया प्रेशर कितना आया P1, वॉल्यूम दिखा दिया कितना आया V1। ये क्या है? स्टेट 1। अब मैं स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहा हूं, अपनी स्टेट को चेंज कर रहा हूं। तो मान लीजिए मैं स्टेट 2 में आ गया, यहां पे स्टेट 2 में आ गया। जब स्टेट 2 में आ गया तो यहां भी 2 प्रॉपर्टी चाहिए स्टेट को डिफाइन करने के लिए। ठीक, यहां प्रेशर कितना है? मान लीजिए P2। यहां वॉल्यूम कितना है? मान लीजिए V2। अब एक बात बताइए, जब मैं 1 से 2 आऊंगा तो क्या मैं कूद के आ जाऊंगा क्या? मान लीजिए मैं 1 पे बैठा हूं, यहां दिल्ली हूं, मुझे यहां आना है, नोएडा आना है, तो क्या मैं हवा में आ जाऊंगा, शक्तिमान की तरह उड़ के आ जाऊंगा? नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो अपनाना पड़ेगा। किसी रास्ते से ही तो आओगे, गुड़गांव से होके, गाजियाबाद से होके, नोएडा से होके, कहीं ना कहीं से तो आओगे। ठीक है, तो चाहे आप रास्ता ये अपनाओ, चाहे रास्ता ये अपनाओ, चाहे रास्ता ये अपनाओ, मतलब क्या है, जब भी आप अपनी स्टेट को चेंज करोगे, जब भी 1 से 2 आओगे, अपनी पोजीशन, अपनी लोकेशन चेंज करोगे, स्टेट को चेंज करोगे, यू डेफिनेटली हैव टू फॉलो अ सर्टेन पाथ। आपको किसी न किसी पाथ से आना पड़ेगा, चाहे ए बी चाहे सी, और इसे ही क्या बोलते हैं? प्रोसेस। इसी पाथ को क्या बोलते हैं? प्रोसेस। तो हमने क्या देखा, जब भी हम अपनी स्टेट को चेंज करेंगे हमको कोई ना कोई प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? तो वेयर एवर देयर इज अ प्रोसेस देयर इज ऑलवेज चेंज इन प्रॉपर्टी। आई थिंक वी आर क्लियर। अब देखते हैं कि प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं। 2 मिनट का छोटा सा इंट्रोडक्शन है, वो भी देख लेते हैं कि प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं। क्लियर? आइए, आपको सबको पता है कि प्रोसेस, आप सबने सुना होगा कि प्रोसेस दो तरीके के होते हैं। 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो पहला प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल है ना, प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। और दूसरा क्या होगा भैया? इरिवर्सिबल। क्या होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, इन दोनों को समझना है, आप सिर्फ नाम का मतलब समझो, सिर्फ नाम का मतलब समझो। रिवर्सिबल का मतलब क्या है? जिस चीज को हम रिवर्स कर सकें। प्रोसेस का मतलब चेंज इन प्रॉपर्टी, प्रोसेस का मतलब चेंज इन प्रॉपर्टी, चेंज इन प्रॉपर्टी। यहां भी प्रोसेस का मतलब चेंज इन प्रॉपर्टी, चेंज इन प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो प्रोसेस का मतलब चेंज इन प्रॉपर्टी, और रिवर्सिबल का मतलब जिसको उल्टा किया जा सके, जिसको रिवर्स किया जा सके, विच कैन बी एबल टू बी रिवर्स्ड। आप सबने देखी होगी रिवर्सिबल जैकेट्स, अगर आप मॉल्स में कभी गए होंगे आपने देखा होगा रिवर्सिबल जैकेट्स आती हैं, शर्ट्स आती हैं, जिनको हम रिवर्स करके दोनों तरफ से पहन सकते हैं। तो रिवर्सिबल का मतलब विच कैन बी रिवर्स्ड, विच कैन बी रिवर्स्ड। इरिवर्सिबल का मतलब विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, जिसे हम रिवर्स ना कर सके। ठीक है भैया, नाम से क्या समझ आया? जिसको रिवर्स कर सको, ऐसी प्रॉपर्टी में अगर कुछ ऐसा चेंज हो कि जिसको आप रिवर्स कर सको तो रिवर्सिबल, और प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा चेंज हो कि जिसको आप कभी जिंदगी में रिवर्स ही ना कर पाओ, वो इरिवर्सिबल। क्लियर? तो पहले डेफिनेशन देखिए। रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस हैं जिनमें प्रॉपर्टी में हुए चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं, और इरिवर्सिबल में प्रॉपर्टी में हुए चेंज को हम कभी जिंदगी में रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, पहले ब्लॉक डायग्राम बनाइए, मैं आपको डेफिनेशन प्रॉपर दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि दोनों प्रोसेस कैसे होते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, दुनिया के सारे प्रोसेस, पूरे ब्रह्मांड में जितनी चीजें चल रही हैं, सारे प्रोसेस 100% प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब एक बार अगर प्रॉपर्टी में चेंज हो गया तो कभी वापस जिंदगी में नहीं आएगा। बात जबान से और तीर कमान से अगर निकल गया तो कभी वापस नहीं आएगा। आपने अगर एक बार 10 रुपए कहीं खर्चा कर दिया तो जो पैसा आपने खर्चा किया है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। आप दूसरा पैसा कमा लोगे, लेकिन जो एक बार खर्चा कर दिया तो कर दिया। रोड पे टहल रहे हो,
जॉगिंग कर रहे हो, आपके बॉडी से स्वेटिंग हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज होके गई तो गई, अब वापस नहीं आएगी। मैं बोल रहा हूं, मेरे मुंह से साउंड निकल रही है, साउंड एनर्जी एटमॉस्फेयर में वाइब्रेट करती जा रही है, रिवर्बरेट करती जा रही है, मेरे मुंह से साउंड निकल गई तो निकल गई, अब वापस नहीं आएगी। तो दुनिया की सारी चीजें, गाड़ी में पेट्रोल जला, धुआं निकला, अब क्या वो धुआं वापस आ जाएगा क्या? पेट्रोल बन जाएगा? धुआं वापस आके पेट्रोल बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। तो एक बार चीजें निकल गई तो निकल गई। तो दुनिया के सारे प्रोसेस कैसे होते हैं? इररिवर्सिबल। क्लियर? देखते हैं। आइए पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं रिवर्सिबल का और छोटा सा इररिवर्सिबल का। इसके बाद हम आएंगे साइकिल पे, और फिर हम आएंगे गिब्स के फेज रूल पे, फिर हम आएंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। वहां से स्टार्ट होगी थर्मोडायनेमिक्स का असली प्रारूप या असली फीलिंग, असली कंसेप्ट। ठीक है, चलिए आते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस मैंने आपको बताया क्या, जिसको रिवर्स कर सको उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। आपको एग्जांपल समझाता हूं, देखिए पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए। अ प्रोसेस कैरीड आउट इन सच अ मैनर, पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए प्रॉपरली। अ प्रोसेस कैरीड आउट इन सच अ मैनर that change in property can be reversed is known as reversible process। दूसरा पॉइंट ये कि पहले आप समझिए दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपकी कार है, और ये रोड पे चल रही है। ध्यान से समझिएगा, ये रोड पे चल रही है। ये पॉइंट नंबर ए है, मान लीजिए दिल्ली है। ये पॉइंट नंबर बी है, मान लीजिए गुड़गांव है। अब आपकी कार दिल्ली से चलना शुरू करी और गुड़गांव पहुंच गई। आपकी कार मान लीजिए दिल्ली से चली और गुड़गांव पहुंच गई। अब दिल्ली से गुड़गांव जाने में कार ने क्या क्या रिलीज किया होगा? धुआं रिलीज किया होगा। धुआं क्यों रिलीज किया होगा? क्योंकि डीजल जला होगा, डीजल पेट्रोल जो भी कार हो, फ्यूल जला होगा। तो फ्यूल के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हुई, फ्यूल जला और एनर्जी बाहर रिलीज हुई। और क्या हुआ होगा? टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन से भी हीट रिलीज हुई होगी। आप अपने हाथों को रब करिए, हाथ आपके गर्म हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद आप हाथ छोड़ते हैं, हाथ आपके फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हीट थी वो बाहर उड़ गई। तो फ्रिक्शन से भी हीट रिलीज हुई होगी। पेट्रोल जला होगा, डीजल जला होगा, तब भी हीट रिलीज हुई होगी। तो मान लीजिए इस कार ने दिल्ली से गुड़गांव जाने में पेट्रोल, डीजल या फ्रिक्शन सब कुछ मिला के जितनी हीट रिलीज करा वो है मान लीजिए 100 किलो जूल। फ्रिक्शन के फॉर्म में या फ्यूल को बर्न करके जितनी भी हीट रिलीज करा, जितनी भी एनर्जी रिलीज किया, मान लीजिए टोटल है 100 किलो जूल। 100 किलो जूल की एनर्जी को खर्च करके कार दिल्ली से गुड़गांव पहुंच गई, दिल्ली से गुड़गांव पहुंच गई। क्लियर? इस रास्ते से, इसी रास्ते से। ठीक है, अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ध्यान से समझिए। रिवर्सिबल प्रोसेस ये कहता है कि अगर कार दिल्ली से गुड़गांव जा रही है और टोटल एनर्जी फ्रिक्शन या जो भी एनर्जी रिलीज कर रही है, फ्रिक्शन के फॉर्म में, फ्यूल के फॉर्म में, मान लीजिए टोटल एनर्जी 100 किलो जूल रिलीज करी, तो जब कार गुड़गांव से वापस दिल्ली आए, तो जो 100 किलो जूल की एनर्जी रिलीज करी है उसको वापस ले ले और सेम पाथ से, बिल्कुल सेम ट्रेजेक्टरी से, जिस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते गई है बिल्कुल उसी पाथ से होके वापस आ जाए। अब जरा सोचो, दिल्ली से गुड़गांव गई, 100 किलो जूल की एनर्जी रिलीज करी, गुड़गांव से जब दिल्ली आएगी तो क्या रिलीज हुई एनर्जी वापस मिल सकती है क्या? नहीं। जो धुएं के फॉर्म में रिलीज हो गया वो कभी जिंदगी में वापस आ सकता है क्या? नहीं। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस ये कहता है कि अगर यहां से यहां जाने में 100 किलो जूल रिलीज किया है, तो वापस जब आए गुड़गांव से दिल्ली तो 100 किलो जूल को पूरा वापस ले ले और सेम रास्ते से होके वापस लौट जाए, ताकि जाते वक्त इसने कितना दिया? 100, आते वक्त कितना ले लिया? 100, तो नेट इफेक्ट क्या हो गया? 0। कितना दिया था? 100, लिया कितना? 100, नेट इफेक्ट 0 हो गया। ताकि जब कार दिल्ली से गुड़गांव जाए और गुड़गांव से दिल्ली आए
तो सिस्टम या सराउंडिंग पे उसका नेट इफेक्ट कितना हो, जीरो। नेट इफेक्ट कितना हो, जीरो। 100 दे दिया, 100 ले लिया, तो नेट इफेक्ट कितना हो गया सराउंडिंग पे, जीरो। और सेम उसी पाथ से वापस आ जाए, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। आपको खुद भी सुन के हंसी आएगी कि सर ऐसे प्रोसेस तो पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जो धुआं रिलीज हो गया वो थोड़ी वापस आ जाएगा। बिल्कुल, रिवर्सिबल प्रोसेस दुनिया में पॉसिबल है ही नहीं। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, एक आइडियल प्रोसेस। तो फिर हम इन्हें पढ़ते क्यों हैं, इन्हें हम पढ़ते हैं इसलिए ताकि हम एक्चुअल प्रोसेस जो हमारे पास जिंदगी में है उनको हम इस प्रोसेस से कंपेयर कर सकें। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आइडियल प्रोसेस है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस है, तो हम सारे एक्चुअल प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, मान लीजिए आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं और आपका ख्वाब है कि मैं हर मैच में 80 रन मारूं, 90 रन मारूं या सेंचुरी मारूं। ठीक है, अब आप एक्चुअल हैं, आपका ख्वाब है कि मैं हर मैच में 50 मारूं, 60 मारूं, 70 मारूं, 100 मारूं। और एक क्रिकेटर ऐसा है जो आइडियल क्रिकेटर है, मान लीजिए विराट कोहली है, कोई आइडियल क्रिकेटर है जो हर मैच में सेंचुरी मारता है, हर मैच में सेंचुरी मारता है, वो आइडियल है। दुनिया में ऐसा कोई क्रिकेटर नहीं जो हर मैच में सेंचुरी मार दे, है ना। तो वो हर मैच में सेंचुरी मारता है, मतलब वो क्या है, आइडियल। आप क्या हो, एक्चुअल। तो अगर आपको उसके जैसा बनना है तो आपको उसकी गाइडलाइंस, उसकी स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगा। आप सोचोगे यार वो हर मैच में सेंचुरी मारता है तो मुझे उससे सीखना पड़ेगा ना कि वो कैसा खेलता है, क्या क्या स्ट्रेटजी बनाता है। तो वो आइडियल है, आप एक्चुअल हो। अगर आपको आइडियल के बराबर पहुंचना है तो आपको आइडियल का पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। वही कंडीशन है रिवर्सिबल की। जब हम एक्चुअल प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस से कंपेयर करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जब हम एक्चुअल को रिवर्सिबल के बराबर बनाना चाहते हैं तो हम रिवर्सिबल प्रोसेस की गाइडलाइंस को, रिवर्सिबल प्रोसेस की स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं, तो हमारे एक्चुअल प्रोसेस की एफिशिएंसी भी ज्यादा होती जाती है। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, पहला, इस a process carried out in such a manner that change in property can be reversed and the system follows the same path as that of former मतलब प्रॉपर्टी में जो चेंज है वो रिवर्स हो जाए, 100 दिया था 100 ले ले, और सिस्टम फॉलोज द सेम पाथ, और ये सिस्टम सेम उसी रास्ते से आए एज दैट ऑफ फॉर्मर, जिसको पहले उसने तय किया था। मतलब जिस रास्ते से पहले यहां से आ गया था दोबारा उसी रास्ते से होके यहां से यहां वापस आ जाए, तो हम इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। इसके बारे में और क्या लिखना है, इट इज most efficient process। सबसे ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर। अब अगर कोई पूछे कि इरिवर्सिबल क्या होता है, अब वो सिंपल सी डेफिनेशन लिख लो, अ प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्सिबल इज कॉल्ड इरिवर्सिबल, अ प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्सिबल इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। क्लियर है। तो हर वो प्रोसेस जो रिवर्सिबल नहीं है वो क्या है, इरिवर्सिबल। और दुनिया में सारे प्रोसेस, दुनिया के 100% प्रोसेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल इन नेचर। सारे एक्चुअल प्रोसेस कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल हम पढ़ते क्यों हैं, ताकि हम एक्चुअल प्रोसेस को इससे कंपेयर कर सकें। रिवर्सिबल प्रोसेस की एफिशिएंसी कितनी होती है, बहुत ज्यादा, सबसे हाईएस्ट। क्लियर। ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में आएंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में आपको कुछ ज्यादा जानकारी नहीं हासिल करनी है। इरिवर्सिबल प्रोसेस सिर्फ वो होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है। तो सारे एक्चुअल प्रोसेस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में क्या है, इरिवर्सिबल। तो ये रिवर्सिबल के बारे में 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन ही हो गई कि अ प्रोसेस कैरिड आउट इन सच अ मैनर दैट चेंज इन प्रॉपर्टी कैन बी रिवर्स्ड एंड द सिस्टम फॉलोज द सेम पाथ। ये आपने लिखा ही होगा, सिस्टम फॉलोज द सेम पाथ एज दैट ऑफ फॉर्मर। क्लियर। एक पॉइंट इसके बारे में और लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, देयर शुड नॉट बी
देयर शुड नॉट बी एनी इफेक्ट which is left on system and surrounding। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी इफेक्ट बचा हुआ नहीं होना चाहिए। समझना है, मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल सी चीज। जैसे मैंने आपसे बोला कि यहाँ दिल्ली से आप गुड़गांव जा रहे हो, आपके पास ये कार है, यहाँ कार गुड़गांव पहुंच गई, कितना रिलीज किया था? 100 किलो जूल। कितना रिलीज किया था? 100 किलो जूल। मान लीजिए हीट रिलीज हो रही है, इसका साइन हम मान लीजिए प्लस मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से जब यहां गया तो कितना हुआ? प्लस 100 किलो जूल रिलीज हुआ। हमने मान लीजिए हमने मान लिया प्लस, रिलीज हुआ प्लस मान लिया। अब जब ये यहां से आए, गुड़गांव से वापस दिल्ली आए, तो जो 100 दिया था, रिलीज किया था एटमॉस्फेयर में, उसको वापस खींच ले, तो ले। तो जब 100 वापस ले लेगा तो लिया हुआ क्या है? फिर माइनस, दिया हुआ प्लस, लिया हुआ माइनस, जोड़ लीजिए, कितना आया? 0। मतलब सराउंडिंग पे या सिस्टम पे इसका नेट इफेक्ट कितना होना चाहिए? 0। तो ये है इसका मतलब कहने का मतलब सराउंडिंग ये बोलता है कि तुम्हारी गंदगी मैं क्यों झेलूं, अपनी गंदगी को वापस ले जाओ। क्लियर? तो ये है इसका मतलब। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? इट इज मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस। इट इज मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस। इट इज मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस। और क्या लिख सकते हो? लिखने को हजारों पॉइंट लिख लो। और क्या लिख सकते हो? नॉट एन एक्चुअल प्रोसेस। नॉट एन एक्चुअल प्रोसेस। नॉट एन एक्चुअल प्रोसेस। एक्चुअल प्रोसेस नहीं है ये। कैसा प्रोसेस है? हाइपोथेटिकल। कैसा प्रोसेस है? हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी। हाइपोथेटिकल। और क्या लिख सकते हो? हम इसको इसलिए पढ़ते हैं, एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इट इज स्टडीड only to compare किस लिए पढ़ते हैं इसको? ताकि हमारे जो एक्चुअल प्रोसेस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रोसेस, उनको हम इससे कंपेयर कर सके। इट इज स्टडीड ओनली टू कंपेयर विथ अदर एक्चुअल प्रोसेसेस। बस एक्चुअल प्रोसेस को हम इससे कंपेयर कर सके। आपको क्रिकेटर बनना है तो आप उसके जैसा बन सको जो हर मैच में सेंचुरी मारता है। हालांकि वो पॉसिबल नहीं है, वो आइडियल है, आपके ख्यालों में है, आप उसके जैसा बनना चाहते हो। तो मैं अगर फ्रिज बनाता हूं, मैं एसी बनाता हूं, मैं गाड़ी बनाता हूं, बाइक बनाता हूं, बस बनाता हूं, ट्रेन बनाता हूं, तो मैं चाहूंगा मेरे बाइक की, फ्रिज की, गाड़ी की, ट्रेन की एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, हाईएस्ट हो। तो उसके लिए मुझे क्या फॉलो करना पड़ेगा? रिवर्सिबल प्रोसेस की गाइडलाइंस, उसकी स्ट्रैटेजीज, उसके प्रोसेस को मुझे फॉलो करना पड़ेगा कि जिस सिस्टम पे, जिस चीज पे रिवर्सिबल प्रोसेस काम कर रहा है, रिवर्सिबल सिस्टम काम कर रहा है, उसी को अगर मैं पैमाना मान के बनाऊं तो हो सकता है मेरी भी एफिशिएंसी काफी ज्यादा हो जाए। क्लियर? तो ये रहा सारा रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। अब देख लेते हैं 2 मिनट का इंट्रोडक्शन और किसका? इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस। प्रॉपर्ली नोट्स बनाइए, रिवाइज करते रहिए, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम पास आ गया है तो जरा भी लापरवाही धोखा दे सकती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा इररिवर्सिबल प्रोसेस। क्या है? इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में सबसे पहली चीज आप लिखोगे विच इज ऑल दोज प्रोसेस विच आर नॉट रिवर्सिबल। जो रिवर्सिबल नहीं है वो इररिवर्सिबल है। कहने का मतलब कि जैसे मैं यहां से गया, गुड़गांव तक गया, मैंने बाइक से गया, मैं पेट्रोल खर्चा किया, धुएं के फॉर्म में पेट्रोल बाहर निकला, एनर्जी रिलीज हुई। मान लीजिए मैंने कुल 200 किलो जूल की एनर्जी रिलीज करी। तो जब मैं गुड़गांव से वापस आऊंगा, अपने रास्ते से वापस आऊंगा, तो मैं वो 200 वापस तो नहीं ले पाऊंगा, है ना। जब वापस नहीं ले पाऊंगा तो क्या होगा? सारे प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल। एक्चुअल प्रोसेस यही है दुनिया में, आपने एक बार खर्चा कर दिया तो उस खर्चे को आप वापस नहीं कर सकते। दूसरी चीज, ऑल दोज प्रोसेस विच आर नॉट रिवर्सिबल आर कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस।
these are actual process, these are actual और practical, these are actual और practical process। उसकी तरह रिवर्सिबल की तरह इनप्रैक्टिकल हाइपोथेटिकल नहीं है, इमेजिनरी नहीं है, वर्चुअल नहीं है, एक्चुअल है, प्रैक्टिकल है। और तीसरा एक क्वेश्चन आता है कि किसी प्रोसेस को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बनाने में सबसे बड़ा योगदान किस चीज का है? किसी प्रोसेस को रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल बनाने में किस चीज का योगदान लगभग सबसे ज्यादा माना जाता है? तो वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज वन ऑफ द रीजंस, फ्रिक्शन इज वन ऑफ द रीजंस to make a process to make a process irreversible, to make a process irreversible। कैसे? समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैं अपने एक हाथ पे दूसरे हाथ को रब कर रहा हूं, मैं अपने हाथ पे दूसरे हाथ को रब कर रहा हूं। अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं, अगर मान लीजिए मेरे हाथ के बीच में फ्रिक्शन ना होता तो रबिंग के बाद हीट जनरेट ही ना होती, अगर हीट जनरेट ना होती तो हीट रिलीज ना होती, अगर हीट रिलीज ना होती तो हीट को वापस लाने का कोई चक्कर ही ना होता, है ना। रिवर्सिबल क्या कहता है कि एक बार हीट चली गई दोबारा वो खुद लौट के वापस आ जाए, है ना। तो ये चक्कर तब होता ना जब फ्रिक्शन होता। अगर मान लीजिए हमारे हाथ में फ्रिक्शन है ही नहीं तो हीट रिलीज ही नहीं होगी, हीट रिलीज नहीं होगी तो एटमॉस्फेयर में डिसिपेट नहीं होगी, जब डिसिपेट नहीं होगी तो उसको वापस लाने का चक्कर ही खत्म हो गया, है ना। लेकिन अगर फ्रिक्शन है तो आप हाथ को रब करोगे, हीट रिलीज होगी, एटमॉस्फेयर में वापस चली जाएगी, और एक बार हीट वापस चली गई आप उसको कभी भी जिंदगी में दोबारा नहीं ला पाओगे। और अगर नहीं ला पाओगे तो प्रोसेस कैसा है? इरिवर्सिबल। किसकी वजह से हुआ? फ्रिक्शन की वजह से। बहुत सारे कारण हैं, हम देखेंगे, लेकिन फ्रिक्शन उन सारे कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं किसी प्रोसेस को इरिवर्सिबल बनाने में, लेकिन फ्रिक्शन उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सारे दुनिया के प्रोसेस कैसे हैं? एक्चुअल। प्रोसेस कैसे हैं? इरिवर्सिबल। फ्रिज के अंदर, एसी के अंदर, जितनी भी आपकी मैकेनिकल डिवाइस हैं या जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कुछ भी कोई भी प्रोसेस ले लो, सारे क्या हैं? इरिवर्सिबल। क्लियर? सो टुडे वी हैव कवर्ड प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। स्टेट देखा, प्रॉपर्टीज देखी, प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज देखी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल देखा, पॉइंट फंक्शन देखा, ये सब हमने देखा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को लेक्चर प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। और यार अगर लेक्चर प्रॉपर्ली समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, और बने रहिए होमवर्क के साथ, ठीक है। और देखते रहिए वीडियोज को प्रॉपर्ली। थैंक यू सो मच।